सी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है। पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स का यही होता है कि आप हर एक चीज अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। और मैं इसको फेल्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई डोंट थिंक। मतलब मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ सर कि आम नागरिक को ही अल्टीमेटली पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि होगा। इसको देखिए, इन्फ्लेशन देखिए, आप इसको, ये जो लड़ाई होती है, तो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज से पूरा 20% का वर्ल्ड ट्रेड जाता है। और अगर आपकी इसको लड़ाई होगी और ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाएगा, आपका रेड सी जी। बंद हो जाएगा, स्विस कैनाल तक आप नहीं जा पाओगे, आप इसको केप ऑफ गुड होप से इतना लंबा इसको रास्ता लेके आओगे, आपके इंश्योरेंस कॉस्ट आपके बढ़ जाएंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपकी देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो जो भी आपका वेस्ट एशिया इज, दैट्स वाई अमेरिका ऑलवेज कंट्रोल्स वेस्ट एशिया, बिकॉज वो जानता है कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इसको यहां से निकलती है, और चाइना भी डिपेंडेंट है उस इकोनॉमी में निकलने के लिए। इसलिए अमेरिका का इसको वहां पे इसको 9 मिलिट्री बेसिस हैं इसको वेस्ट एशिया में, और इसीलिए वो कोई भी देश वहां पे है नहीं इसको ईरान को छोड़ के जो अमेरिका के साथ जी। इसको साथ नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसीलिए अमेरिका को तकलीफ होती है ईरान से सबसे ज्यादा, बिकॉज बिकॉज ईरान एक अकेला उसको देश है, वो न्यूक्लियर की तरफ भी बढ़ रहा है। और वो उसको जैसे आपका न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेगा तो सऊदी अरेबिया बोलेगा मुझे भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, फिर आपकी छोटी कंट्रीज भी बोलेंगे मुझे भी बचाओ, इसको मुझे भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, इसराइल भी न्यूक्लियर बनाएगा, तो एक होड़ लग जाएगी लेकिन उससे कोचर सर, इसराइल के पास तो कहा जाता है पहले से ही है। वो देखिए, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है मैं उन पे बिलीव नहीं करता हूं, बिकॉज जब तक ऑफिशियली एक चीज एक्चुअली कोई डिक्लेयर नहीं होती। कैपेबिलिटी है इसराइल के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब इसको बनाने के लिए, ईरान भी जानता है, और इसीलिए ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअली बनाना चाहता है। बिकॉज कल अगर इसराइल के पास आ जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब तो ईरान क्या करेगा, मुझे बताइए आप। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज इसको समझना कि ईरान की कंपल्शंस लेकिन क्या सर, है उसको न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। और अगर उसको सरवाइव एक्चुअली करना है, पाकिस्तान को आज आप देख लीजिए, आप इसको पाकिस्तान को इतना लोग पाकिस्तान के पास क्यों जा रहे हैं, उसके पास अपने उससे अच्छे रिलेशन रखते हैं सारी मुस्लिम कंट्रीज, बिकॉज उसके पास एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जो आज की डेट में बहुत मायने रखती है। इसको 9 कंट्रीज मुस्लिम देशों है में आज इकलौता है की। पाकिस्तान जिसके पास परमाणु हथियार है। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी इसको 9 कंट्रीज हैं आज जो वर्ल्ड में जो आपकी न्यूक्लियर आपके नेशंस है। और इसीलिए आज अगर आपने देखा कि यूक्रेन का क्या हाल हुआ, और अगर इसको 10 साल पहले अगर आप इस यूक्रेन को एक न्यूक्लियर से अगर आप इसको हटाते नहीं, बिकॉज एक आपने एग्रीमेंट एक्चुअली किया था उसको बिल्कुल, खत्म करने समझौते के के लिए तहत न्यूक्लियर। सब कुछ वापस करना पड़ा था। हाँ, तो फिर आज रशिया यूक्रेन पर अटैक नहीं करता। तो ये बहुत सारी इसको इंपॉर्टेंट बिंदु है, और इसलिए अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि ईरान के पास जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब है, देखिए ऑलरेडी उसके पास 60 to 65% एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी है, उसको 90% तक जाना है। और एक डीआरडीओ साइंटिस्ट से मैं बात कर रहा था कि उसको कितना टाइम लगेगा इसमें पहुंचने के लिए, उसने बोला 3 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। और 3-4 वेपन ही बना ले न्यूक्लियर के, इसको 3-4 बम ही बना ले, वो एक्चुअली काफी है इसराइल को खत्म करने के लिए। इसराइल तो उतना छोटा सा देश है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका को जो इंटेलिजेंस मिल रही है, और इसलिए अमेरिका इतनी हड़बड़ाहट में काम कर रहा है, बिकॉज वो जानता है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से ज्यादा दूर नहीं है। और अगर उसको उसको रोकेगा नहीं अभी, तो तो देर हो कभी भी जाएगी। नहीं रोकेगा। बिल्कुल कोचर सर, दहिया जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हर्ष दहिया जी, आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे देर से, आपका धन्यवाद, धैर्य बनाए हुए हैं आप। आपको क्या लगता है, अभी हम भारत की जरूरतों को लेकर बात कर रहे थे कि तेल की हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी कहां से होंगी, क्योंकि बहुत सारे रास्ते तो हमने अमेरिका की वजह से बंद कर दिए खुद ही। रूस से हमने तेल की कटौती कर दी खरीदारी की। हम आज कहां खड़े हैं, और अगर ईरान पर संकट आता है, अमेरिका इजराइल की ओर से कुछ भी कदम उठाया जाता है, तो हमें एक देश के रूप में करना क्या चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि ईरान भी हमारे लिए जरूरी है और अमेरिका और इजराइल से रिश्ते तो हमारे लिए जरूरी हैं ही।
देखिए, मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली जो हमारे भाई हैं नागेन जी, उन्होंने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल कंप्लीटली डिसएग्री करना चाहूंगा कि हमारी कहीं पे भी, मैं ये नहीं मानता कि हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है। अगर आप एक बार जो यूएस का, हमारी यूएस के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है उसको साइड रख दीजिए, अदरवाइज आप देखेंगे सारी कंट्रीज के साथ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की अभी सरकार हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही, क्या कहते हैं, कामयाब अभी तक रही है। कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमें डिप्लोमेटिक फेलियर हमें पिछले 15 20 25 साल में देखने को मिले हों उस तरीके के। और जब हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, जब हम ट्रंप की बात करते हैं, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल। ट्रंप, चलिए आज आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप के भारत के साथ बहुत रवैये खराब हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का तो सबसे क्लोज में जो एलाइज हैं, दैट इज कनाडा एंड नेटो एंड यूरोपियन यूनियन, जब वो उन पे अटैक कर सकता है, एक तरीके से वर्बल अटैक जो ट्रंप ने किया, और फिर जो टैरिफ्स उन्होंने क्या कहते हैं ईयू पे अभी कहा कि मैं ईयू पे भी लगा दूंगा, चाइना पे भी लगाए, ठीक है, इतना सारा जो वो किया। अब ग्रीनलैंड की भी जो वो बात हो रही है, जिस हिसाब से वो कनाडा को भी जवाब दे रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर को उल्टे जवाब दे रहे हैं, तो आप ये समझ, आपको और हमें ये समझना पड़ेगा, ट्रंप इज एन अनप्रिडिक्टेबल मैन। उनके साथ कोई भी फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस या फेलियर कंसिडर नहीं किया जा सकता। आज कोई भी कहे कि देखिए हमने ट्रंप को इस तरीके से कर दिया, दैट इज नॉट परमानेंट। चाहे वो अच्छी बात कहें चाहे नेगेटिव बात कहें, ट्रंप को समझ पाना, ट्रंप को कंट्रोल कर पाना, ट्रंप को प्रिडिक्ट कर पाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार में भी कोई अच्छे से समझ पाएगा कि ट्रंप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं। लेकिन सर, जी। बांग्लादेश जैसे, बांग्लादेश तो एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि हमारा उनके साथ कैसे रिलेशनशिप हो गया, हमने उनको आज़ादी दिलाई, और आज जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ, वो तो जग जाहिर है। सर, और दूसरा बांग्लादेश दूसरा बांग्लादेश इज अ दूसरा सर, स्ट्रेटेजिक एक और फेलियर मेरा ऑफ पॉइंट इंडिया। था, मेरा एक और भी जी। पॉइंट था हर्षी, कि जो हम क्लेम कर देते कुछ भी, भले हम पॉलिटिक्स के लिए करें क्योंकि इलेक्शंस आते हैं, कि हमने वॉर रुकवा दी। अब ये सब बातें जब ट्रम्प सुनते होंगे, तो उनका क्या वो रिलेशन, मैं एक व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि ट्रम्प एक पागल इंसान है, लेकिन जब वो सुनते हो कि भाई वो जो बंदा बार बार अनाउंस कर रहा है मैंने 8 वॉर रुकवा दी, और जब उनको पता चलता हो मोदी जी ने तो पहले ही ये वॉर रुकवा दी थी, तो उसका असर तो पड़ता ही होगा ना। नागेन जी, देखिए हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने यह नहीं कहा कि पूरी तरीके से वॉर रुकवा सर दी। अमित शाह जी ये का ये अमित शाह जी का उस समय अमित पे, शाह जी का सर पूरा स्टेटमेंट है, 3 दिन लगे थे। वो आज तक पे एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने बोला कि उनको 3 दिन लगे और हमने रुकवा दी। नहीं नहीं, वॉर रुकवाने की कभी बात नहीं की गई होगी। बात मेरे को जितना याद है वो ये कहा गया था कि भाई उस टाइम पे सीज फायर, देखिए यूट्यूब ताकि कॉपीराइट की हम वजह से मैं ताकि चला नहीं हम सकता वो वीडियो, ताकि लेकिन हम मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ताकि वो हम सुना है। अपने लोगों को वहां से निकाल सके, और वो बकायदा हाँ हुआ। जी, लेकिन ये लेकिन सिर्फ यूक्रेन में ही लोगों नहीं। को बहकाया गया बोल के कि हमने, आपने वो तो देखा ही होगा, पापा ने वॉर रुकवा दी, बीजेपी ने पूरा एड चलाया उसका। देखिए, किसी इन्फ्लुएंसर ने ऐसा बोला हो कि पूरी वॉर रुकवा दी, ये तो कभी भी नहीं नहीं, बोला गया। बीजेपी ये बीजेपी सर ऐड चला रहे हैं, सीज हमारे फायर बिल्कुल मंत्री हुआ। बोल रहे हैं। देखिए, सीज फायर बिल्कुल हुआ। हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि रशिया उसमें एग्रेसर था, रशिया की तरफ से अटैक हो रहा था, हमें यूक्रेन में से अपने लोग निकालने थे। तो डेफिनेटली उस टाइम पे सीज फायर करवाया गया है, और वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत मैं उसको मानता हूं, सरकार किसी की भी हो। ये देखिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट हमारी है, चाहे सरकार भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे, कल को किसी भी पार्टी की रहे, अल्टीमेटली बिल्कुल बिल्कुल, उससे फर्क नहीं पड़ता, फॉरेन बस रॉन्ग पॉलिसी शुड इंफॉर्मेशन रिमेन देना। स्टेबल। और और जो किसी भी दूसरी, सरकार को बहुत रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए, नागिन जी, बहुत मैं बड़े वही बड़े पूरी मुद्दे बता हैं रहा ये। हूं। मैं, देखिए, वो तो आपको किसी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से पूछना पड़ेगा कि क्या चीज कैसे बोली वो की गई। जी हम स्ट्रेटेजिक मामलों पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जहां जी तक आपके क्या कहते हैं बांग्लादेश की बात करी, उसको तो मैं बिल्कुल मानता हूं। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जो मैं पब्लिश करने वाला हूं जल्दी ही, कि इंडिया को भी ऐसे, जैसे मॉनरोई डॉक्ट्रिन है यूएस की, वैसे इंडिया को भी चाहिए कि हमारे जो बैकयार्ड्स में जितनी भी कंट्रीज, चाहे बांग्लादेश हो गया, क्या कहते हैं, इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, यहां पे इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट्स होना, एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बांग्लादेश में बकायदा हमारा बहुत लंबे समय तक एक फेलियर रहा है। मैं अगर 1947 पे बात करूं, और ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, हमें यह समझना पड़ेगा कि जब देश आजाद हुआ, हमने, भारत ने
साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी क्या कहते हैं इनहेरिट करी ब्रिटिश एम्पायर से। उस समय पे हमारा बहुत बड़ा एक मिलिट्री पावर था, लेकिन क्योंकि हम मोरालिटी में फंसे रहे कि देखिए हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे और हम मॉरल हाई ग्राउंड रखेंगे, तो देखिए जैसे यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मोरालिटी पे नहीं चलती, वो इंटरेस्ट पे चलती है। हेनरी किसिंजर ने एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं कोट बोला था, यूएस हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज बट ओनली इंटरेस्ट। जहां पे यूएस का इंटरेस्ट होगा वो जी उस तरीके से काम करेगा। अगर हम उस समय पे हमने चाइना को तिब्बत एनेक्स नहीं करने दिया होता, जी तो आज इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत एक बफर जोन की तरह काम कर रहा होता। और ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल क्लास को, हमारी ब्यूरोक्रेट्स को ये समझना पड़ेगा कि इंडिया हैज टू बिकम एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। और एक्सपेंशनिस्ट पावर से ये मतलब नहीं है कि हम किसी जगह को जाके एनेक्स कर लें या कुछ कर लें, लेकिन बांग्लादेश में हमारी फ्रेंडली सरकार होनी चाहिए, चाहे वहां पे पक्ष हो हर्ष जी, तो वहां पे हमारे एसेट्स ऐसे हों कि कोई भी सरकार आए वो इंडिया फ्रेंडली रहे। और वहां पे हमारा फेलियर बकायदा कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक रहा है। दहिया जी जी, अभी जो बांग्लादेश को लेकर ताजा जानकारियां मिल रही हैं, वहां पर चुनाव होने वाले हैं और आम चुनाव में वहां पर एक इस्लामिक पार्टी सत्ता में आ सकती है जो कट्टरपंथी पार्टी है, और अगर उसके हाथ में बांग्लादेश की कमान आ गई तो फिर तो हमारे लिए एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश, दोनों तरफ से फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कट्टरपंथी सरकार होगी तो हो सकता है कि आतंकवादियों का भी फलना फूलना हो जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली ये सबसे बड़ा अभी जो खतरा मंडरा रहा है, और ये सिर्फ बांग्लादेश या फिर इधर की पाकिस्तान की बात नहीं। आप ये देखिए हमारे जितने भी नेबरहुड में सारे नेशंस अभी डिस्टेबलाइज्ड हैं। आप नेपाल की देखिए, वहां पे जेंजी राइजिंग हुई, ठीक है, उस जेंजी अपराइजिंग के बाद किस तरीके से सत्ता परिवर्तन होगा जब इस तरीके के अपराइजिंग होती है। जैसे श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उसके बाद वहां पे अपराइजिंग हुई, एक वैक्यूम, पावर वैक्यूम बन जाता है। और पावर वैक्यूम में कई बार एंटी सोशल तत्व भी वहां पे एक तरीके से पावर ग्रैब कर सकते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे फॉरेन कंट्रीज में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसमें हमारे इतने स्ट्रॉन्ग एसेट्स हों कि ये सुनने में बड़ी इमोरल बात लगती है कि देखिए क्या बात की जा रही है, लेकिन यूएस हमेशा करता है। कहीं के इलेक्शंस होते हैं, कुछ भी होते हैं, यूएस को पता होता है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। पक्ष में विपक्ष में सारी जगह यूएस के एसेट्स होते हैं। और एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड एज द ग्रोइंग सुपर पावर, वी नीड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश कहीं देखें दहिया जी, पाकिस्तान हमारे एसेट्स रहें। दहिया जी आपने तस्वीर देखी होगी जब बाइडेन हमारे यहाँ आए थे G20 बैठक के दौरान, और शेख हसीना और उनकी बेटी के साथ कैसे फोटो क्लिक करवाई थी, वो सेल्फी बहुत वायरल हुई थी, आपने भी देखी होगी। और वही बाइडेन जो है यूनिस को बाद में गले लगाते हुए जो भी कार्यकारी सरकार चला रहे हैं बांग्लादेश में, वो तस्वीरें भी हम देख चुके हैं। तो अमेरिका तो अपने हितों पर ही हमेशा चलता आ रहा है। जो जैसा कि मैंने कहा, हेनरी किसिंजर का जो कोट था वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल समराइज कर देता है। यूएस हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज बट ओनली इंटरेस्ट। जो यूएस के इंटरेस्ट में होगा यूएस उससे उसी तरीके से ट्रीट करेगा। आज दोस्त हो सकते हैं, कल आप दुश्मन हैं। आप पाकिस्तान का भी एग्जांपल लीजिए। पाकिस्तान एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज का वेसल स्टेट है, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्या कहते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए रखा गया, और रशियन जो यूएसएसआर था उनको काउंटर करने के लिए इसको इतना पावरफुल बनाया गया। अदरवाइज अगर पाकिस्तान के पास वेस्टर्न सपोर्ट ना हो तो पाकिस्तान सरवाइव कर ही नहीं सकता। इट्स अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ फेल्ड इकोनॉमी एंड इट इज ओनली सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड देयर सपोर्ट। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.